स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पीएम मोदी, हम आपको बता दें, इससे पहले कई ऐसे विवाद हुए, लेकिन इन सब के बीच तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम के तौर पर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बदलने का वक्त आ गया है? इस्तीफे के पेशकश के पीछे संवैधानिक संकट बताया। 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के सीएम बने थे तीरथ, और लगता है एक बार फिर से बदलाव की घड़ी आ गई है। संवैधानिक संकट, 10वें सीएम बने थे वो, यानी क्या 11वें की बारी आ जाएगी? धन सिंह रावत, सतपाल महाराज के नाम की चर्चा चल रही है, और आपको बता दें कि संवैधानिक संकट वो कह रहे हैं जिसकी वजह से इस्तीफा देने को तैयार दिख रहे हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड ने बीते दिनों जिस तरह से एक के बाद एक कि इन्हें कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया था, 10वें सीएम थे, लगता है 11वें की बारी आ रही है। क्या कहा है देखिए। विधान सदस्य बनना था, लेकिन आर्टिकल 151 कहता है अगर विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम समय बचता है तो वहां पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। इसलिए मैं संवैधानिक संकट ना खड़ा हो, इसलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। तो उन्होंने बाकायदा संविधान की वजह से जो हो रहा है उन्होंने सब कुछ बताया, और इसी के साथ जिन चेहरों पर चर्चा हो रही है वो हम आपको दिखा देते हैं। सतपाल महाराज रेस में आगे बताए जा रहे हैं, धन सिंह के भी नाम पर चर्चा हो रही है, यानी इस्तीफे की पेशकश इधर और चेहरों पर चर्चा उधर, संवैधानिक संकट होने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी है, सतपाल महाराज हो, धन सिंह हो, इन सबके चर्चे चल रहे हैं। अब जरा आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड, ऐसे तमाम राज्यों के साथ ये हालत रहती है, उत्तराखंड में भी देखिए, साल गुजरे 20, मुख्यमंत्री बदल गए 10। नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उसके बाद से ये तीरथ सिंह रावत की बारी आई। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उसके बाद उन्हें बदलकर तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था। और अब स्पेशल रिपोर्ट में उन अन्य सियासी खबरों का रुख करते हैं जिस पर आज चर्चा होनी है, क्योंकि पूरे कहानी को अगर आप समझेंगे तो बस एक लाइन में है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। यही खेल चल रहा है आज की सियासत में। पंजाब से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक नेता दनादन बयान दे रहे हैं, और ये शब्द भेदी जो बाण है वो निशाने पर जाकर सेट भी हो रहे हैं। पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब में पावर कट, पॉलिटिक्स ऑन। कैप्टन का ऑर्डर, दफ्तरों में एसी करो ऑफ। बिजली संकट पर पंजाब में सियासी पंगा। सिद्धू की बिजली बिल वाली नई कंट्रोवर्सी। पंजाब में पत्ती गुल, गर्मी में सियासत फुल। गलत नीतियां दे करके आज पंजाब ऐस किनारे पहुंच गया है कि सारे घरां दी बिजली गुल है। पंजाब में पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों कैप्टन को घेर रहे हैं। बिजली संकट के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, वो मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन निशाना है अगले साल के 2022 के चुनाव पर। प्रचंड गर्मी ने पंजाब का सियासी पारा भी चढ़ा दिया। बिजली संकट को लेकर धरना प्रदर्शन के बीच कैप्टन सरकार पर ट्रिपल अटैक हुआ है। पहला अटैक अकाली दल ने बिजली कटौती को लेकर किया।
दूसरा बड़ा वार मुफ्त में 300 यूनिट बिजली देने का चुनावी ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी ने किया, तो तीसरा हमला कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली को घेरते हुए कैप्टन पर किया। मौजूदा क्राइसिस को विपक्ष ने एक सुर में कैप्टन सरकार की नाकामी बताते हुए 2022 का चुनावी मुद्दा सेट कर दिया। बड़ा अफसोस है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 4 सालों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर असी बनाया सी बिजली महकमे का, जो असी इन्वेस्टमेंट की सी, अगे ਵਧਾਉਣ ਦੀ बजाय वो सारी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ਨੂੰ मेनटेन ही नहीं किया। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ही अपने सूबे का पावर मिनिस्टर है। विरोधी तो विरोधी सीज फायर की खबरों के बीच बिजली संकट को लेकर कैप्टन और सिद्धू एक बार फिर आमने सामने आ गए। जैसे ही सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर निशाना साधा, वैसे ही सिद्धू के बकाया बिजली के बिल की रसीद वायरल हो गई। पता चला कि पंजाब को पावर हाउस बनाने का आइडिया देने वाले सिद्धू ने खुद 9 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। यही वो बकाया बिल की रसीद है। रशीद के मुताबिक सिद्धू ने पिछले 9 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। कुल 8,67,540 रुपए का बिजली का बिल चुकाना बाकी है। यानी सिद्धू ने बीते 9 महीने से बिजली का बिल नहीं चुकाया। कोशिश यो करो कि जे कोई कनैक्शन बंदा इंस्टॉलमेंट भी दिंदा ते किस्तां दे विच पैसे ले लो, ते कोशिश करो कि कोविड करके कनैक्शन ना कटा जाए। जे फिर भी कोई बिल्कुल ही नहीं दिंदा तो फिर तो मतलब कुछ ना कुछ रिकवरी वास्ते कोई करते होंगे। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैं इस पे कोई टिप्पणी करना चाहता हूं, और क्योंकि ये सिद्धू साहब बता सकते हैं या बिजली वाले बता सकते हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सर आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और आपको लगता है एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, नेताओं को इस तरह से ना करें, खुद अपने बिजली के मैं क्या कह रहा हूँ भैया, जिसकी मुझे जानकारी नहीं उसका जवाब मेरे से क्यों पूछते हो। दरअसल सिद्धू ने पावर कट को लेकर कैप्टन की अपील और एक ऑर्डर पर निशाना साधा था। सबसे पहले आपको उस ऑर्डर के बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी दफ्तरों में एसी नहीं चलाने का आदेश जारी किया। सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदलकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दी, और तो और 2 दिन का औद्योगिक वीकली ऑफ भी लगाया है। बिजली संकट से निपटने के लिए कटौती के फैसले का असर भी दिखा। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी पंखे में बैठे नजर आए। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खुलेंगे और दफ्तरों के अंदर एसी चलाने पर मनाही होगी। आप देख सकते हैं ये एसी के पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन एसी यहाँ पर बिल्कुल बंद है और फिलहाल लोग पंखा चलाकर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दफ्तरों में लोग मौजूद हैं, दफ्तरों का समय भी बदल दिया गया है। कैप्टन के इसी फैसले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला। पंजाब में बिजली सस्ती करने और बिजली संकट को दूर करने के सुझाव सोशल मीडिया पर दे डाले। सिद्धू ने लिखा, पॉइंट नंबर 1, पंजाब की जनता को मुफ्त 24 घंटे बिजली मुमकिन है। पॉइंट नंबर 2, बिजली कटौती नहीं, सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत। पॉइंट नंबर 3, अकाली राज में बिजली खरीद के सभी समझौते रद्द हों। पॉइंट नंबर 4, प्राइवेट प्लांट से बिजली की खरीद बंद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, बिजली पर पंजाब का अपना मॉडल बनना चाहिए। गौरतलब है कि पंजाब सरकार में बिजली विभाग खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ही है। लिहाजा कैप्टन कैंप ने सिद्धू पर सीधा हमला बोला। तो हमें तो उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास अगर पावर की बढ़िया स्कीम है, उनके पास पावर को और बढ़िया तरीके से चलाने के लिए उनके पास कोई आइडिया है, तो पावर मंत्री उन्हें बन जाना चाहिए था। और उनको चाहिए था कि अगर वो बन जाते तो फिर वो जहाँ जो सोल्यूशन करना वो कर लेते। हमने कहाँ रोका था। कैप्टन साहब ने भी सर उनको बिजली भैया मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अगर उनके पास, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास, मैं एक्सपर्ट हूँ किसी चीज का, है ना, अगर मुझे ऑफर होती है कि वो डिपार्टमेंट ले लो, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेरका का कहना है कि अचानक बिजली की डिमांड बढ़ने से संकट खड़ा हुआ है। बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगा। तो क्या पावर कट पर कैप्टन को घेर कर विरोधियों का सियासी पावर 2022 में बढ़ाना चाहते हैं?
नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं आखिरकार पंजाब के लोगों को सस्ती बिजली देती है, सरकार क्यों नहीं अकाली दल के राज में हुए समझौतों को रद्द करती है, सरकार क्यों नहीं नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली खरीदकर पंजाब के लोगों को देती है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रहा है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस अग्नि में अपनी हवन आहुति डाल ही दी है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। कैप्टन की कहानी तो आपने देख ली, लेकिन इसी पंजाब में एक और निशाना साधा गया, वो आपको बताते हैं। और इस बार सियासी टारगेट पर थे क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन ने दरअसल एक ऐसा हिंदू कार्ड खेला जिसकी वजह से सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर संकट के बादल लहरा रहे हैं। देखिए जरा। कैप्टन का प्लान सिद्धू तैयार, सुलह में हिंदू कार्ड का पेच, झगड़ा खत्म, सस्पेंस बाकी। तो क्या हिंदू कार्ड से सिद्धू का मामला उलझ गया या फिर 2022 में कांग्रेस की जीत के लिए कैप्टन का दाव जरूरी है? दरअसल कैप्टन ने हिंदू कार्ड खेलकर एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू को बैकफुट पर डाल दिया है। इसे यूं समझिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि पंजाब में करीब 39% वोटर हिंदू हैं। सूबे का मुख्यमंत्री सिख है। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सिद्धू को दी जाती है तो दोनों जगह सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा, जबकि 38% आबादी वाले हिंदू नाराज हो सकते हैं। कांग्रेस की जीत का फॉर्मूला तभी काम करेगा जब सिख और हिंदू वोटरों की सोशल इंजीनियरिंग हो। यही फॉर्मूला 2022 में जीत की गारंटी है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर के घर हुई बैठक में हिंदू नेताओं ने पार्टी के रवैये से अपनी नाराजगी जाहिर की। नेताओं ने मुख्यमंत्री की वर्किंग स्टाइल को लेकर भी सवाल उठाए। नेताओं का कहना था कि पिछले 4.5 साल तक मुख्यमंत्री को याद नहीं आई, चुनाव से पहले लंच के लिए बुलाया गया। बात यहाँ तक आ गई कि कुछ नेताओं ने ये भी कह दिया कि वो सुखबीर बादल से जाकर मुलाकात कर चुके हैं और अगर हिंदुओं की अनदेखी होती रही तो उनके पास कोई और उपाय नहीं रहेगा। नेताओं की दलील थी कि प्रदेश में हिंदू 1 करोड़ से ज्यादा की संख्या में है। ऐसे में उनकी अनदेखी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है। तो क्या गुरुवार को हुई मीटिंग का रिएक्शन शुक्रवार को सिद्धू के ट्वीट से आया, जिसमें उन्होंने बिजली संकट पर अपनी सरकार को घेरा? हालांकि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की तकरार को गलत बता रही है। मुझे सबसे पहले तो ये लड़ाई लगती नहीं है, और जिन ट्वीट्स की आप बात कर रही हैं मैं पूरे सर्वसम्मान से कहती हूँ, उसको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते वक्त देखा था तो बहुत डिटेल से नहीं देखा। मेरा ये भी मानना है कि जो महासचिव हैं पंजाब के प्रभारी महासचिव, वो आप लोगों से बहुत जल्दी इस डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस एक आंदोलन से आई हुई पार्टी है, तो हम शायद डिसएग्री, डिसेंट, डिबेट, डेमोक्रेटिक थोड़े ज्यादा हैं। ऐसे में एक बार फिर से सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी में एक धड़े को लगता है कि प्रदेश के इंचार्ज हरीश रावत को बाईपास करके सिद्धू की सीधे प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी से मुलाकात लंबे समय में पार्टी के लिए कारगर नहीं है। इससे काडर में गलत मैसेज जाता है। मैंने 8-10 तक कहा था तो ये, और मैंने कहा था कि मानसून, तो आप मानसून ला ही नहीं पा रहे, हमारा सॉल्यूशन डिले कर दिया आपने। इस बात पर भी कोई संशय नहीं है कि कैप्टन पर ही विधायकों ने अपना भरोसा जताया है। उनके नेतृत्व में ही पार्टी आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में इस तनातनी से न सिर्फ पार्टी को झटका लगा है, बल्कि कैप्टन की छवि भी धूमिल हुई है। सूत्रों की माने तो सिद्धू को 2 पद का ऑफर मिल सकता है। एक कैंपेन कमेटी के इंचार्ज का और दूसरे स्क्रीनिंग कमेटी में जगह का, यानी जल्द इसका ऐलान होगा। पंजाब के इंचार्ज कांग्रेस के सियासी संकट के छटने के लिए मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, मगर अगर सिद्धू यूं ही बिन मौसम बरसात की तरह बरसते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सियासी तूफान पंजाब में कांग्रेस की नैया डुबा कर ही माने। कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।
तो पंजाब में तो कैप्टन और सिद्धू की वजह से सियासी बाजार गर्म है, लेकिन बात बिहार की करते हैं, जहां पर क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अभी तो जेडीयू के एक मंत्री, बीजेपी के एक विधायक अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इन बागी तेवरों के पीछे भी वही कहानी है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। सियासी कहानी देखिए। बिहार में सियासी हलचल के पीछे क्या? तेजस्वी यादव ने कौन सा पासा फेंका? बिहार में बड़ा खेलाबा। 3 तस्वीरें और उन 3 तस्वीरों में बिहार की सियासी समीकरणों को लेकर सामने आई नई चर्चा। बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया, ट्रांसफर मोर्चा डट के लिया पैसा। वो जो कुछ मंत्री एक आध मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, के बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीनियर से लेके और सुप्रीम ईयर तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दौर। नहीं, अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें। चुनाव में उम्मीदवार नहीं बना जाने से नाराजगी थी। हमने अपनी दर्द को कहा, अपने कार्यकर्ताओं की दर्द को कहा, मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और हम पुनः घर वापसी करेंगे। बिहार में सियासी तिकड़म खूब भिड़ाए जा रहे हैं। नेता अपने बयानों के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इस खेल में एक तरफ नेता सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस विपक्ष के लिए जो बिहार में सरकार स्थापित करना चाहता है। लेकिन मुश्किल ये है कि उनकी लड़ाई उस व्यक्ति से है जो खुद इंजीनियर है और राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी भी, यानी कि नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला तो समझ में आता है, लेकिन बिहार में अपनों के बगावती सुरों की सियासत बहुत कुछ कहती है। नीतीश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके मदन सहनी अफसरों के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह भ्रष्टाचार के बहाने अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। पहले बिहार के इन मंत्रियों के खिलाफ अपनी सरकार की व्याख्या करते विचारों को सुनिए। पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ करके रहने के लिए हम मंत्री रहें, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपते हैं। पार्टी में रहेंगे? पार्टी में निश्चित रूप से रहेंगे, पार्टी में भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी रहेंगे। बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया, ट्रांसफर मोर्चा डट के लिया पैसा। जेडीयू में तो थोड़ा नीतीश जी का नियंत्रण है मंत्रियों पर, तो वो मंत्री जो जानते हैं वो अपना ये है। वो जो कुछ मंत्री एक आध मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, जो अभियंत्रण विभाग टाइप का, वो मतलब निर्माण से संबंधित विभाग के मंत्री है, जो हाईफाई मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, उनके बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीनियर से लेके और सुप्रीम ईयर तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दौर। मंत्री जी कह रहे हैं कि चपरासी भी नहीं सुनता, तो बीजेपी एमएलए कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला करके मंत्री मालामाल हुए जा रहे हैं। सुशासन वाली सरकार में अंदर खाने की बात जबा पर आई तो हंगामा दूर तक बरपा। विपक्ष ने सूद समेत सुशासन वाली सरकार के चाल और चरित्र के चिथड़े उड़ा दिए। गिरी हुई सरकार गिरेगी, ये तो तय है। ये तो गिरी हुई सरकार है ना। जब उसके खुद के मंत्री इस तरह की आरोप लगा रहे तो क्या नाम दिया जा सकता है? गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। मुख्यमंत्री को क्या लगता है? कुछ पता नहीं है, इतना आप हो गया पूरी तरीके से आप रहिए। गिरी हुई सरकार गिरेगी, मुख्यमंत्री को तो सब पता, तो भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार। मामला दूसरी पार्टी का होता तो एनडीए गठबंधन जमीन से आसमान तक हिला देता, लेकिन बागी सुर अपनों के हैं तो डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में ही भलाई समझी। बिहार की राजनीति में इन सियासी बयानों के पीछे भी एक खेला की चर्चा है, यानी कहीं पर निगाहें और कहीं पर है निशाना। इसे आपको सरल शब्दों में समझाते हैं।
मदन सहनी ने इस्तीफा देते वक्त नाम लिए बिना अफसरशाही पर ठीकरा फोड़ा। चर्चा यही है कि उनका इशारा प्रधान सचिव चंचल कुमार की तरफ है। वही चंचल कुमार जो नीतीश कुमार के करीबी हैं और 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से उनके साथ हैं। माना जा रहा है कि चंचल कुमार से मतभेद के चलते इस्तीफे का दांव मदन सहनी ने चला है। तो दूसरी तरफ बीजेपी एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह के पोल खोल वाले अवतार के पीछे एक कथित वायरल ऑडियो टेप है, जिसमें बीजेपी के नेता के पैसों के लेन देन की बात कैद है। उसी कथित वायरल ऑडियो के बहाने पार्टी पर निशाना साधा, क्योंकि तीसरी बार विधायक बने लेकिन मंत्री की कुर्सी नहीं मिली। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री विधायक भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी कांग्रेस में टूट की खबरें लगातार आ रही हैं और विपक्ष को एकजुट रखने के लिए तेजस्वी यादव ये बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि 2 से 3 महीने में नीतीश सरकार जाएगी और उनकी सरकार आएगी। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है और होने को कुछ भी हो सकता है, मगर बहरहाल फिलहाल नीतीश सरकार पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब बात करते हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा की, जहां मुनव्वर राणा से लेकर उनकी बेगम, उनकी बेटी, उनकी पूरी फैमिली आज बेचारगी जता रही है। मुनव्वर राणा के घर पर एक रेड पड़ती है और इस रेड पर मुनव्वर का पूरा परिवार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच मुनव्वर राणा का बेटा गायब है। आखिर क्या है मुनव्वर राणा के घर रेड की इनसाइड स्टोरी, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दिया, अरेस्ट वारंट होता है। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट था। क्यों आज शायर मुनव्वर राणा जमीन के नीचे जाने की बात कर रहे हैं? मुझे जमीन के नीचे जाना है ना, तो जमीन के ऊपर की जमीन पे मेरे हिसाब से क्या विवाद है? क्यों आज मुनव्वर राणा 2 गज जमीन की जमींदारी की बात कर रहे हैं? दरिया में मत बहाव के इस मुल्क में अभी 2 गज जमीन का तो जमींदार मैं भी हूँ। क्यों मुनव्वर राणा की बेटी रो रो कर लोगों से मदद की गुहार लगा रही है? हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। प्लीज आप सब जो भी ये वीडियो देखे हमें सपोर्ट कीजिए। क्यों मुनव्वर राणा की बीवी आज पुलिस से बुरी तरह डरी हुई? ये बहुत शॉक भी हूँ और बहुत मेरे अंदर गुस्सा भी भरा हुआ है कि मैंने सुना था कभी, लेकिन ऐसा देखा नहीं। कोई केस भी था तो कोई इतना बड़ा केस नहीं था। जिस तरह से इन लोगों ने 1 बजे रात में आके नॉक किया, ऐसी खतरनाक थी। आखिर मुनव्वर राणा और उनकी फैमिली का माजरा क्या? तो सुनिए, मुनव्वर राणा के घर आधी रात को जबरदस्त ड्रामा हुआ। रायबरेली पुलिस अचानक मुनव्वर राणा के घर पहुंची और चप्पे चप्पे की तलाशी ले डाली। पुलिस को देखकर मुनव्वर राणा खुद हैरान रह गए। मुनव्वर राणा की पत्नी दंग रह गईं। मुनव्वर राणा की बेटी ने उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगा दिए। करीबन 30 पुलिसकर्मी विदाउट एनी महिला कांस्टेबल ये मेरे घर के अंदर बेडरूम तक चले गए, जहां सब बच्चियां सो रही थी। मेरी मम्मी नीचे थी उस वक्त, ठीक है। जब मेरी बच्ची ने पूछा कि आपका कोई ऑर्डर होगा, कोई चिट्ठी पत्री आप लाए होंगे और विदाउट लेडी कांस्टेबल आप अंदर कैसे आ रहे हैं, तो इन बदतमीजों ने मेरी बच्चियों से हाथापाई करना शुरू की, धक्का मुक्की करना शुरू की। मुनव्वर राणा की फैमिली ने मामले को बेहद सनसनीखेज बना दिया, लेकिन सच क्या है, अब उस सच से आपको रूबरू करवाते हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश में उनके घर पहुंची थी। अब तबरेज का मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। 28 जून को रायबरेली में शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा अपने चाचा और चचेरे भाई के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं कि उन पर हमला हुआ है, लेकिन पुलिस उल्टा तबरेज के खिलाफ ही कार्रवाई करने और उन्हें तलाशने के लिए लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पहुंच जाती है। पता है क्यों? क्योंकि पुलिस को जांच में पता चलता है कि मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने चाचा और चचेरे भाई को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई। पूरे मामले के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है।
तबरेज ने अपनी पैतृक संपत्ति जितना कि इनका हिस्सा है उससे कुछ अधिक बेच दी थी, जिससे कि इनके चाचा लोग को जानकारी मिल गई थी। उसके आधार पर उन लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर तबरेज भी परेशान था और उसके द्वारा यह योजना बनाई गई कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो ये अपने चाचाओं को इसमें फंसा देगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे। साथ ही साथ इसका यह भी प्लान था कि ये तिलोई से चुनाव लड़ना चाह रहा था, जिसके लिए यदि ऐसी कोई घटना इसके साथ हो जाती है तो इसे मीडिया कवरेज मिल जाएगा और सरकारी सुरक्षा भी मिल जाएगी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और सीसीटीवी में बाकायदा ये पूरा मामला कैद हुआ है कि कैसे मुनव्वर राणा का बेटा रायबरेली के पेट्रोल पंप पर पहुंचता है, गाड़ी पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी करता है, खुद गाड़ी में ही बैठा रहता है कि कुछ देर बाद वहां 2-3 शूटर पहुंचते हैं, गाड़ी का मुआयना कर पेट्रोल पंप के गेट पर फायरिंग करके भाग जाते हैं। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी के खुलासे के बाद ही बीती रात मुनव्वर राणा के घर उनके बेटे को पकड़ने पुलिस गई, लेकिन वो वहां नहीं मिला। अब मुनव्वर राणा पुलिस पर बरस रहे हैं और रेड मारने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये गलत है ना। आपको अगर कोई FIR उनके खिलाफ है, हमारे बेटे के खिलाफ, इवन मेरे खिलाफ, तो आप आइए आकर के बोलिए कि आपके खिलाफ FIR है, आप थाने चलिए। बरेली पुलिस तो कह रही है कि वो उन्होंने खुद अटैक करवाया खुद के ऊपर। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो रायबरेली पुलिस कह रही है वो सच है, वो भगवान है, हम मानते हैं रायबरेली पुलिस भगवान है। पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे सभी शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से पहले तबरेज और शूटरों के बीच रायबरेली के ओम क्लार्क होटल में 2.5 घंटे मीटिंग हुई। रात 12 बजे से 2:30 बजे तक तबरेज शूटरों के साथ ओम क्लार्क होटल में मौजूद था। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी से ये सारी जानकारी जुटाई। पुलिस ने जिन 4 शूटरों को गिरफ्तार किया उनके नाम है हलीम, सुल्तान, सत्येंद्र तिवारी और शुभम सरकार। 4 दिन पहले तबरेज राणा से मिले उनके प्लाट पे। जब हम उनके प्लाट पे गए तो उन्होंने कहा कि हलीम भाई एक हमारा छोटा सा काम करवा देते हैं। हमने कहा क्या काम करें, हमारे परिवार के चाचाओं से हमारा विवाद चल रहा है जमीन में, तो हमारे ऊपर गोली चलवा दो हाईवे। तो हमने कहा ठीक है, काम हो जाएगा आपका। पुलिस का कहना है कि तबरेज ने चचेरे भाइयों के हिस्से की जमीन 85 लाख में बेच दी थी। इस जमीन सौदे पर चचेरे भाइयों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद तबरेज पर पैसा वापस करने का दबाव था, लेकिन मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि ये सब उनके बेटे को फंसाने की साजिश है। तो हमारे बेटे को मार करके ये भी साबित करवा सकती है कि मुनव्वर राणा बहुत बड़ा आतंकवादी है। जो हिंदुस्तान में जितने भी बम और ये सब आए हैं बाहर से, जो ये आ रहे हैं, जो भी हमले हो रहे हैं, वो सब उसी के इशारे पे होते हैं, वही करवाता है। अब मुनव्वर राणा और उनकी फैमिली ने मामले को बहुत आगे बढ़ा दिया है। मैं CM से भी मिलूंगा और आज ही मैं एक PM साहब को से भी रिक्वेस्ट करूंगा मिलने के लिए, क्योंकि CM साहब PM साहब हमारा बहुत सम्मान करते हैं। मुनव्वर राणा तो मामले को लेकर CM और PM तक जाने की बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कोई उनकी तरफदारी नहीं कर रहा। जो हमारे भाई और हमारे दुश्मन और जो दुनिया जो चाहती थी मुनव्वर, वो हो गया। कोई भी तरफदार मुनव्वर नहीं निकला। लखनऊ से समर्थ के साथ रायबरेली से संतोष कुमार, आज तक। तो ये है मुनव्वर राणा के घर पर पुलिस रेड की इनसाइड स्टोरी, पूरी कहानी। अब बात राजधानी की, दिल्ली की करते हैं, जो इन दिनों भट्टी की तरह दहक रही है। कल यानी 1 जुलाई को दिल्ली में गर्मी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जी हां, 90 साल बाद 1 जुलाई को दिल्ली वालों का सबसे भयंकर गर्मी से सामना हुआ। हम आपको बता दें कि 1 जुलाई को दिल्ली राजस्थान से भी ज्यादा गर्म रही। दिल्ली में 1 जुलाई को मंगेशपुर वेदर स्टेशन पर पारा 45.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजस्थान के चुरू में सबसे ज्यादा पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिल्ली में 1 जुलाई को पीतमपुरा, नजफगढ़ में पारा 44 डिग्री के ऊपर हो गया, जबकि राजस्थान के बीकानेर में पारा 43.1 डिग्री, यानी दिल्ली 1 जुलाई को तपते रेगिस्तान से भी ज्यादा तपी। राजस्थान से भी ज्यादा यहां का तापमान होना आप समझ रहे होंगे। आज दिल्ली में थोड़े बादल जरूर बरसे हैं, बारिश की हल्की फुहारें बरसी हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना ही था कि आग पर थोड़े पानी की छींटे डाल दी जाए। लेकिन दिल्ली में मानसून जैसे गुम हो गया है। राजधानी तंदूर के माफिक तप रही है। 1 जुलाई को तो दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
दिल्ली में बरसती बारिश की इन बूंदों ने कितनी राहत दी है। ये जलती चुपती गर्मी में झुलसती तड़पती दिल्ली ही समझ सकती है। आसमान से बरसती बारिश की फुहारों ने जैसे दिल्ली वालों की तमन्नाओं को पूरा कर दिया। दिल्ली में पिछले 15 मिनट से तेज बारिश और हवाएं चलना शुरू हो गई है और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पानी भी सड़कों पर भरना शुरू हो चुका है। हम इस वक्त साउथ दिल्ली में है जहाँ पे आप देख सकते हैं तेज हवाएं चल रही है, बारिश भी तेज है। लेकिन हम आपको बता दें ये बारिश मानसून की नहीं है। 2 जुलाई को मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जताया था जो पूरा हो गया और दिल्ली में बरसती आग पर थोड़ा पानी पड़ गया। अब गौर से सुनिए, दिल्ली में अभी भीषण गर्मी जारी रहेगी। जैसे गुरुवार को दिल्ली भट्टी बनी हुई थी, जैसे पिछले दिनों सूरज आग उगल रहा था, जैसे दिल्ली की सड़कें धधक रही थी, जैसे राजधानी मानो तंदूर बनी हुई थी। 15 जुलाई तक अभी सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। हम आपको बता दें कि इस दफा गर्मी ने दिल्ली में अगले सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 90 सालों का रिकॉर्ड। 90 साल में जुलाई इतना गर्म कभी नहीं रहा। दिल्ली में 1 जुलाई सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। 1 जुलाई को पारा 45 डिग्री के पास चला गया। दिल्ली की हवा ऐसे है कि ना सुबह चैन है ना रात को आराम। दिन में सूरज अग्नि वर्षा करता है और रात में गर्म हवा लू बनकर जला रही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले 1931 में दिल्ली का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था। 90 साल बाद दिल्ली के मंगेशपुर वेदर स्टेशन में थर्मामीटर 45.2 डिग्री तक जा पहुंचा। आमतौर पर जिस जुलाई का स्वागत दिल्ली में रिमझिम फुहारों के साथ होता है, उसी जुलाई का स्वागत इस बार लू के थपेड़ों ने किया और तापमान कुछ इस कदर बढ़ गया कि 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और एक या 2 जगह नहीं, बल्कि दिल्ली में जहां जहां तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, हर जगह 43 से ऊपर डिग्री तापमान चला गया। दिल्ली में गर्मी की इंतहा देखिए, क्यों दिल्ली वाले गर्मी से पिघले जा रहे हैं। 1 जुलाई को दिल्ली के 4 वेदर स्टेशन में 43 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज हुआ। मंगेशपुर में रिकॉर्ड हुआ, पीतमपुरा, नजफगढ़ में भी 44 डिग्री के पार पारा रहा। वहीं रिज वेदर स्टेशन में 43.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अब दिल्ली के इंडिया गेट की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। सुबह के वक्त आमतौर पर यहाँ लोग कसरत और मॉर्निंग वॉक करते हुए मिल जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो घर से बाहर निकल सके। राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाली सड़क भी दहक रही है। हाँ भाई, गर्मी पिछले साल से ज्यादा ही पड़ रही है इस साल। और भाई मैनेज तो यही हो रहा है, हाइड्रेट रखो अपने आप को, नींबू पानी पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, थोड़ी ठंडी चीजें खाओ, हाइड्रेट रखो, बस यही है मैनेज के लिए। तो बाहर निकलते हो तो कैप का यूज करो, थोड़ा कपड़ा सिर पे डालो, छाता लेके चलो भाई, वही साथ में पानी की बोतल रखो। दिल्ली में गर्मी का सितम अभी खत्म होने वाला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी राजधानी कुछ दिन और ऐसे ही तपती रहेगी। पारा भी 43 से 45 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मानसून जून महीने में लगभग नॉर्मल रहा है और टोटल रेनफॉल देखें तो नॉर्मल रेनफॉल से 10% ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है फॉर द कंट्री एज ए होल। अभी जो स्थिति है इसको देखें तो मानसून अभी वीक फेज में चल रहा है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में बारिश कम हो रहा है। दिल्ली में कहा तो मानसून वक्त से पहले आने वाला था, लेकिन पता नहीं बादलों के बीच कौन सी साजिश हुई कि दिल्ली सूखी की सूखी रह गई। अब तो आसार ऐसे बन रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद ही मानसून की भविष्यवाणी की जा रही है। अगर जो सबड्यूड रेनफॉल एक्टिविटी है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया, वो अगले 7 दिन तक रहेगा, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मानसून डेफिशिएंट रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। और टुवर्ड्स 11 और 12 एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है और इसके प्रभाव में धीरे धीरे मानसून रिवाइव होगा, मानसून विंड स्ट्रंगर होगा और सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड वीक में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश बढ़ने का उम्मीद किया जा रहा है। तो अभी दिल्ली में सूरज और जलाएगा, गर्मी और सताएगी, लू के थपेड़े और खाने पड़ेंगे।
सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। राजस्थान के कई शहरों में तपती हुई गर्मी से लोग परेशान हैं। पंजाब में वही हालत है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में देखिए जबरदस्त गर्मी का लोग शहरों में सामना कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें गर्मी से धधकते राजस्थान की हैं। धौलपुर से लेकर चुरू तक और चुरू से लेकर जयपुर तक शोले बरस रहे हैं। धौलपुर में पारा 43 डिग्री चल रहा है तो बीकानेर में लोग 45 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे हैं। चुरू में भी 45 डिग्री की गर्मी ने होश फाख्ता कर दिए हैं। मई और जून से ज्यादा जुलाई चला रही है। पूरे राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत से पछुआ हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लू का प्रकोप बना हुआ है। पंजाब में भी गर्मी विकट की पड़ रही है। चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक लोग सूरज के अंगारों में झूल रहे हैं। चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं और चंडीगढ़ की सुखना झील का किनारा हम आपको दिखा रहे हैं कि गर्मी का असर यहाँ पर कितना हुआ है। पिछले 10 दिनों तक पानी ऊपर तक था और लगातार जिस तरीके से चंडीगढ़ का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है, 41-42 डिग्री तक पहुंचा है, उसकी वजह से ये सारा पानी लगातार सूखता जा रहा है। यूपी में लखनऊ वाले भी उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी कह रहे हैं। आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। इंद्र देवता कब बरसेंगे? जयपुर से शरद कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। दिल्ली वाले लेकिन थोड़ी राहत, क्योंकि आज यहाँ बारिश हुई है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।